हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एफएलटी स्टार्ट हो चुके हैं और आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। फर्स्ट एफएलटी अच्छा गया होगा। आज बारी है सेकंड एफएलटी की। चलिए स्टार्ट करेंगे डिस्कशन से। तो पहला सवाल हम लोग देख रहे हैं। तो पहला सवाल जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स। यहाँ बोला जा रहा है हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ एल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय Cl on reaction with concentrated HCl, PCl3 और thionyl chloride। ठीक है, ये दिस शुड हैव बीन PCl3 या PCl5। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स का, इसके अंदर हम लोगों ने रिएक्शन देखा हुआ है। जब हम लोग एल्कोहल से कॉन्सेंट्रेटेड HCl को रिएक्ट करते हैं, या फिर हम लोग PCl3 को रिएक्ट करते हैं, या फिर हम लोग PCl5 को रिएक्ट करते हैं, या फिर हम लोगों ने SOCl2 को रिएक्ट किया होगा। ठीक है, सारे मेथड्स है जिससे आप इस OH ग्रुप को Cl से रिप्लेस कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स बनेंगे अलग अलग बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे, किसी में वाटर बनेगा, किसी में H3PO3 बनेगा, किसी में POCl3 बनेगा, किसी में SO2 बनेगा। बट ओवरऑल ये जितने भी रिएजेंट्स है सारे के सारे एल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट पूछा जा रहा है थायनिल क्लोराइड is preferred because in this reaction alkyl halide is formed along with gaseous SO2 and HCl। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। देखिए एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है। SOCl2 जिसको हम लोग थायोनिल क्लोराइड बुला रहे हैं, ठीक है, ये SOCl2 अगर हम लोग देखें, दिस इज थायोनिल क्लोराइड। और जब हम लोग एल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ करते हैं तो हमारे पास RCl बनता है, साथ में SO2 और HCl बनता है। बिकॉज यहाँ पे बाय प्रोडक्ट गैसेस है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा प्यूरिफिकेशन के लिए। बोलने का मतलब है जो आपका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा कंटेनर में सिर्फ वही बचा रहेगा, बाय प्रोडक्ट्स अपने आप उड़ जाएंगे गैसेस बन के। तो ये मेथड जो है ये भी प्रेफर किया जाता है। और जैसे मैंने डिस्कस किया ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है, इसलिए बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, ये सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे फिर से एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है। मोर स्पेसिफिकली बोलो तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है। अलग अलग चैप्टर्स से यहाँ पे से चीजें ली गई है। तो आपको यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं और ये कौन सा टेस्ट देते हैं या कौन सा रिएक्शन देते हैं आपको प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको। पहले में हमें दिया हुआ है इथेनॉल। बोला गया इट गिव्स द कंपाउंड हैविंग अनप्लेजेंट ओडर। देखो अनप्लेजेंट ओडर बोल रहा है, इसका मतलब ये आइसोसाइनाइड की बात कर रहा है। ठीक है, while treating with chloroform in basic medium, alcoholic KOH या अल्कलाइन KOH क्लोरोफॉर्म के साथ में, बेसिकली ये आपका बेसिक मीडियम होने वाला है। तो ये आइसोसाइनाइड टेस्ट की बात कर रहा है। और ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि आइसोसाइनाइड टेस्ट जो है वो प्राइमरी अमाइंस की प्रॉपर्टी है, वो 1 डिग्री अमाइन की प्रॉपर्टी है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है पी वाला ए से मैच नहीं करेगा। और जैसे मैंने डिस्क्राइब किया ये 1 डिग्री अमाइन की प्रॉपर्टी है, तो मैं देख सकता हूं ऑप्शन बी जो है वहां पे 1 डिग्री अमाइन है, सो बी से मैच करने वाला है पी। ठीक है, और पढ़ते हैं हम लोग। इट गिव्स अ येलो पीपीटी व्हाइल ट्रीटिंग विद I2 प्लस NaOH। येलो पीपीटी की बात कर रहा है, I2 और NaOH के साथ येलो पीपीटी की बात कर रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं आइडोफॉर्म की बात कर रहा है, CHI3 की बात कर रहा है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट जो रहते हैं वो इस तरह के ग्रुप देते हैं जिनके पास में C डबल बॉन्ड और CH3 है, या फिर आप इस तरह से भी देख सकते हैं RCHOH CH3 है। ठीक है, ये दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इस तरह का टेस्ट देते हैं। और यहां मैं देख सकता हूं जो हमें CH3 CH2OH दिया हुआ है, इसको अगर आप इस फॉर्मूले में फिट करें तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से है। ठीक है, बोलने का मतलब है कि आपका ये पार्ट जो है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो इथेनॉल डज गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, इसलिए ये सही रहने वाला है। सो ए से मैच करने वाला है क्यू, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देने वाला है।
तीसरे बात करें, इट रिएक्ट्स रेडिली विथ लुकास रिएजेंट। अब यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है रेडिली। रेडिली मतलब बहुत क्विकली, बहुत आसानी से। और लुकास टेस्ट जो रहता है ये डिग्री ऑफ एल्कोहल को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। 1 डिग्री के अंदर स्लोएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन पाया गया है और 3 डिग्री के अंदर फास्टेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन पाया गया है। जब ये रेडिली बोल रहा है इसका मतलब समझ में आ रहा है कि 3 डिग्री एल्कोहल की बात कर रहा है। ठीक है, तो 3 डिग्री एल्कोहल हम लोग ढूंढने वाले हैं और ऑप्शन डी आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 डिग्री एल्कोहल है, तो डी से मैच करने वाला है आर। और लास्ट वाला भी देख लेते हैं, इट गिव्स अ व्हाइट पीपीटी व्हाइल रिएक्टिंग विद Br2H2O। अरे भाई फिनॉल है, और फिनॉल जब Br2H2O से रिएक्ट करता है तो ये अपनी ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशंस पे Br जोड़ लेता है, जो एक व्हाइट कलर की पीपीटी आती है, दैट इज गोइंग टू बी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो रिएक्शन आपकी कुछ इस तरह से होगी कि फिनॉल रहेगा और Br2 से ये रिएक्शन करेगा वाटर की प्रेजेंस में। जब ये रिएक्शन करेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है ये इस तरह से रहेगा, OH, Br, Br एंड Br। ठीक है, ये आपकी व्हाइट कलर की पीपीटी बनने वाली है। अगेन एनसीईआरटी का डायरेक्ट रिएक्शन है, इसको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सो सी जो रहेगा इससे मैच करने वाला है एस। बस देख सकते हैं हम लोग, ऑप्शंस मैच कर सकते हैं। सो ए का क्यू, बी का पी, सी का एस, डी का आर, इसलिए ऑप्शन ए जो रहेगा ये करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां बोला गया है हाइड्रोकार्बन C5H10 does not react with chlorine in dark but gives a single monochloro compound। आपसे पूछा गया है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब देखिए ये फोटो हेलोजिनेशन की बात कर रहा है, डार्क में रिएक्ट नहीं करना है, इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं, क्योंकि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता तो वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के चांसेस होते और वहां पे Cl2 रिएक्ट कर भी सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सारे सिंगल बॉन्ड्स है, मतलब यहाँ पे हम लोग एक अल्केन को सोच रहे। साथ ही में ये बोल रहा है कि एक सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड देगा। अभी देखिए आप इस चीज को रियलाइज करेंगे कि एनसीईआरटी का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये सवाल भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा गया है। अगर आप एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन आया हुआ एक सवाल है। ठीक है, सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड की बात कर रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर इसके अंदर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे एक सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड बनेगा, परंतु इसका फॉर्मूला जो रहेगा ये रहेगा C5H12, तो ये मेरा सही आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे 1 बनेगा। बी वाले में देखेंगे यहाँ पे भी सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड बनेगा, इसका फॉर्मूला C5H10 रहेगा, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही आंसर रहना चाहिए। क्योंकि अगर इसकी बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला तो बनेगा C5H10। ठीक है, पर अगर हम लोग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देखना चाहेंगे, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स, सो 1, 2, 3, 4, 4 सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे, नॉट कंसिडरिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स। मतलब अगर स्टीरियो आइसोमर की बात करूं तो 4 बन रहे हैं, ऑप्टिकल काउंट करेंगे तो और ज्यादा बनेंगे, तो सिंगल तो नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। और ऑप्शन डी अगर आप देखेंगे तो मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया, इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड गिव्स यू अ सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। तो मेनली डार्क में रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हम लोग एक डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर रहे हैं। पर चलिए अगर मान लीजिए आपने इस पर रिएक्शन की भी होती तो हमें सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला था, 1, 2, 3, यहां से 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिले थे, और वापस से ऑप्शन डी जो सही ऑप्शन नहीं रहने वाला। देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है ये हमारी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, फॉर्मूला भी C5H10 है और दे भी एक मोनोक्लोरो प्रोडक्ट रहा है, इसलिए ऑप्शन बी जो रहेगा ये सही ऑप्शन बनेगा। अगले सवाल में देखते हैं, फिर से हमें सेट ऑफ रिएक्शंस दिया हुआ है, तो मैं ये देख सकता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़े लेंदी क्वेश्चंस आए हुए हैं, पर इस बात को आप समझे क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से की हुई है तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट। कौन सी रिएक्शन इनकरेक्ट है? पहले में फिनॉल की रिएक्शन कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म बेसिक मीडियम में, और सेकंड के अंदर आप उसको एसिडिक मीडियम से, एसिड रिफ्लक्स से बेसिकली ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास में बन जा रहा है सैलिसिल्डिहाइड, ये बिल्कुल सही रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम है राइमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, जहां पे आपके पास में सैलिसिल्डिहाइड बनता है। सो यस, दिस इज द करेक्ट रिएक्शन।
हम लोग एनिसोल को नाइट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, एनिसोल का नाइट्रेशन कर रहे हैं। या आप देख सकते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर दिया हुआ है H2SO4 HNO3, जहां से आपका इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस जनरेट होता है। तो आप इसका नाइट्रेशन कर रहे हैं और आपके पास NO2 ग्रुप जुड़ रहा है ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे। बिकॉज हमें पता है कि OCH3 ग्रुप बेंजीन के ऊपर प्लस M इफेक्ट लगाता है और ये ऑर्थो और पैरा पोजिशंस को एक्टिवेट करता है। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल रहेगा वो ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट सही दिए हुए हैं। और मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो स्टेरिक कारणों की वजह से आपका पैरा प्रोडक्ट मेजर भी रहेगा। सो ये रिएक्शन भी बिल्कुल सही रिएक्शन है। नेक्स्ट देखें, हम लोगों ने एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जिसका रिएक्शन NaBH4 से किया है। और यहां मैं देख सकता हूं NaBH4 से रिएक्शन करने पे ईस्टर का जो पार्ट है इसको रिड्यूस किया गया है, जो बिल्कुल सही नहीं है। बिकॉज NaBH4 एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सिर्फ एल्डिहाइड पे वर्क करता है, कीटोन पे वर्क करता है, किसी किसी केस में ये इमाइंस पे वर्क कर सकता है और ये कार्बोनिल क्लोराइड पे वर्क करता है। मतलब ये गिने चुने रिएजेंट्स पे वर्क करता है, ये गिने चुने रिएक्टेंट्स पे वर्क करता है, हाईली सिलेक्टिव होता है, ये ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता। और यहाँ पे NaBH4 द्वारा ईस्टर को रिड्यूस करने की कोशिश की गई है, इसलिए ये गलत रहने वाला है रिएक्शन और मुझसे इनकरेक्ट पूछा गया है। तो इनकरेक्ट पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन सी जो रहेगा यहाँ पे सही ऑप्शन रहने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस फोर्थ वाला भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने जो हमारा सैलिसिलिक एसिड है ना, ये काफी फेमस रिएक्शन है। अगेन एनसीईआरटी में एस्पिरिन फॉर्मेशन की रिएक्शन दी गई है। सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन आपका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ किया गया है और जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसको आप देख सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जिसको एस्पिरिन भी बोलते हैं, ये भी एक करेक्ट रिएक्शन है। तो जैसा मैंने बोला इनकरेक्ट रिएक्शन पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन सी जो रहेगा ये इनकरेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फिर से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे एनिलीन लिया गया है जिसका रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से किया गया है, ठीक है। ये बेसिकली SN2TH मैकेनिज्म है जहां पे NH2 अपने लोन पेयर से इस ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। SN2TH मैकेनिज्म है जहां पे बेसिकली NH2 अपना न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है और जब ये रिएक्शन होता है तो आप देख सकते हैं हमारे पास बन जाता है एसिड एनिलाइड। डायरेक्ट एनसीईआरटी का रिएक्शन है, एसिड एनिलाइड बन गया है। अब ये एसिड एनिलाइड बनाने के बाद में हम लोगों ने इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ ट्रीट किया, मतलब इसका नाइट्रेशन किया। और आप ये चीज समझ सकते हैं कि नाइट्रेशन जब होगा तो ये बल्की ग्रुप है, ये बल्की ग्रुप होने के कारण पैरा प्रोडक्ट मेजर आने वाला है। तो अगर मैं एक्स की बात करूं, एक्स में आपके पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कुछ इस तरह से बनने वाला है। दिस इज NHCOCH3 और यहां पे जुड़ने वाला है NO2, ठीक है। और यहां पे जो आपका बॉन्ड बना है, अमाइड बॉन्ड बना है, इसका नेक्स्ट में हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस कर दिया। हम एसिडिक मीडियम भी यूज कर सकते हैं या बेसिक मीडियम भी यूज कर सकते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो हमारा NH2 ग्रुप रीजनरेट हो जाता है और ये हमारे पास आ गया NH2, पैरा पे जुड़ गया NO2, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जहां पे NH2 जो था, जब बेंजीन पे NH2 था तो ये सुपर रिएक्टिव था। अब इसकी रिएक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने इसका असाइलेशन करवाया। असाइलेशन के बाद में हम लोगों ने जो भी हमको डिजायर्ड रिएक्शन था वो करवाया और फिर से ग्रुप को रीजनरेट किया। तो एक्स और वाई की बात की जा रही है, तो एक्स और वाई आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है वाई क्या है, तो वाई क्या है तो हम लोग देख सकते हैं भाई वाई जो है वो ऑप्शन बी रहने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल IUPAC नोमेनक्लेचर से, ये मेरे हिसाब से सबसे होना चाहिए था। IUPAC के सवाल काफी सिंपल होते हैं, हालांकि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स IUPAC दिया गया है, स्पेशल सफिक्स यूज किया गया है, पर यहाँ पे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लग रहा मुझे। आप देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल को अगर मैं अलग से बनाऊं, ये आप देखिए, ये COOH है जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है
और यहाँ पे एक ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग हो जाएगी, सबसे पहले 1 यहाँ पे, 2 3 4 5। ठीक है, बच्चे मोस्ट कॉमन मिस्टेक यहाँ पे ये करते हैं कि वो 2 नीचे देके ब्रोमीन को 3 पोजीशन देते हैं, ये सोचते हुए कि अल्फाबेटिकली ब्रोमीन पहले आएगा। हमेशा याद रखें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले नहीं देखा जाता, पहले पोजीशन देखी जाती है साइड चेन की। तो अगर मैं इस रूट को फॉलो करूं तो यहां से सेकंड पे साइड चेन आ रहा है, इसलिए नंबरिंग इस तरह से की जाएगी। ठीक है, अब इसका नाम लिख सकते हैं, तो मैं देख सकता हूं 4 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल है, सो लिख लेते हैं 4 ब्रोमो 2 मिथाइल, एंड 5 कार्बन है तो हम लोग लिख सकते हैं साइक्लोपेंटेन। ठीक है, अब इसको साइक्लोपेंटेनोइक एसिड नहीं बोले, ये साइक्लोपेंटेन है, और जैसे मैंने बोला स्पेशल सफिक्स यूज किया गया है, तो इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स के लिए स्पेशल सफिक्स यूज किए जाते हैं, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ऑप्शंस चेक कर सकते हैं भाई हम लोग, तो जैसे मैंने बोला 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन डी जो रहेगा ये करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बायोमोलिक्यूल्स से एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन वैसे मैक्सिमम लोगों को इस चीज को पता है कि किस तरह से इसको देखते हैं, बट एक बार और मैं इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेता हूं। आपसे पूछा गया है रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर क्या है? रिड्यूसिंग शुगर वो है जो टॉलरेंस टेस्ट देती है। ठीक है, जो बेसिकली सिल्वर मिरर टेस्ट प्रोड्यूस करती है, उसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। अब ये रिड्यूसिंग शुगर देखी कैसे जाती है? तो पहला रूल आपको ध्यान में रखना है, जितने भी मोनोसेक्राइड है, भले ही वो एल्डिहाइड की फैमिली से हो या फिर कीटोन की फैमिली से हो, बोलने का मतलब है भले ही वो एल्डोज हो कि कीटोज हो, ऑल मोनोसेक्राइड्स आर गोइंग टू बी रिड्यूसिंग शुगर्स। इसलिए मैं देख सकता हूं कि ये मोनोसेक्राइड है तो रिड्यूसिंग शुगर नहीं हो सकती, ये रिड्यूसिंग शुगर है और ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, हमसे नॉट पूछा जा रहा है, नॉट रिड्यूसिंग शुगर, तो ये दोनों तो डेफिनेटली रिड्यूसिंग शुगर है। अब हम लोग आए डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड पे, तो एक बिल्कुल सिंपल रूल मैं आपको बताता हूं। ये ऑक्सीजन जो है, यहां पे मैं इनको शोकेस कर दे रहा हूं, ठीक है, ये ऑक्सीजन जिसके द्वारा साइक्लाइजेशन हुआ है, जिससे हेमी एसिटल या हेमी कीटल फॉर्म्स आपके बने हुए, उसके आसपास अगर किसी कार्बन पे फ्री OH रहेगा तो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं मेरा स्टेटमेंट, अगर इन ऑक्सीजन के आसपास किसी भी कार्बन पे न जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे फ्री OH ग्रुप रहेगा तो रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहां पे मैं देख सकता हूं कि यहां पे OH नहीं है, पर इस कार्बन पे आप देख सकते हैं ये रहा OH, तो ये OH रहा है जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे, इसलिए ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये भी हमारा सही ऑप्शन नहीं है। अब इस पे देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इन 4 कार्बन पे चेक करने वाले हैं, और चारों पे मैं देख सकता हूं कोई OH ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये OH ग्रुप नेक्स्ट कार्बन पे, ये OH ग्रुप बीटा कार्बन पे, तो देयर इज नो फ्री OH ग्रुप कनेक्टेड टू एनी ऑफ दीज कार्बन्स, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसलिए ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है। तो दैट इज हाउ बेसिकली यू सी कि कौन सा शुगर रिड्यूसिंग होगा और कौन सा नॉन रिड्यूसिंग होगा। अगले सवाल में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो मैक्सिमम इनॉल कंटेंट। अब ये मैक्सिमम इनॉल कंटेंट कैसे देखते हैं? दो तरीके। मैक्सिमम इनॉल कंटेंट ज्यादातर देखा जाता है यूजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म, बट अगर स्टेबिलिटी लगभग लगभग सेम है तो आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से भी इनॉल कंटेंट को जज कर सकते हैं। और अगर मैं मैक्सिमम इनॉल कंटेंट की बात करूं तो जब आपका इनॉल एरोमेटिक होता है तो ये मैक्सिमम इनोलाइजेशन करता है। ठीक है, दैट इज ऑलमोस्ट 100% इनोलाइजेशन। मैं यहाँ पे डायरेक्टली, ये क्वेश्चन देखते से ही आंखें चमकनी चाहिए बेटा अपनी, समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकदम लड्डू सवाल है। यहाँ पे डी वाले जो आप देख रहे हो, ये डी वाले में अगर मैं इसका इनॉल बना लूं तो दिख रहा है मुझे फिनॉल है, और क्योंकि ये फिनॉल है तो 100% इनॉल है, और 100% इनॉल है तो इससे ज्यादा इनोलाइजेशन क्या ले लोगे? तो मैक्सिमम इनॉल कंटेंट की बात कर रहा है। अब चाहे तो बाकी जगह पे मैं इनके इनॉल फॉर्म्स बना के दिखा देता हूं आपको
ये इनॉल फॉर्म कुछ इस तरह से रहेगा। पहले का इनॉल फॉर्म बन गया, कुछ स्पेशल नहीं हो रहा है यहाँ पे। दूसरे का अगर मैं इनॉल फॉर्म बना दूं आपके लिए तो आप देख सकते हैं ये इनॉल फॉर्म कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, ये इनॉल फॉर्म कुछ इस तरह से रहेगा। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर होगी, पर ये इतना डोमिनेंट इनॉल फॉर्म नहीं है जितना एरोमेटिक के केस में होता है। तीसरे वाले में फिर से इनॉल बना लेते हैं। ये लीजिए, ये इनॉल रहा। ठीक है, बीटा डाई कीटोन है, तो यहाँ पे इनॉल ज्यादा डोमिनेट करता है कीटो से। ठीक है, बट स्टिल मैक्सिमम की बात की जा रही है, और जैसे मैंने डिस्कस किया अगर एरोमेटिक है तो मैक्सिमम इनॉल कंटेंट है, इसलिए ऑप्शन डी जो है ये सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, बिल्कुल सिंपल सवाल है, इनमें से कौन सा एरोमेटिक नहीं है। देखिए, एंटी एरोमेटिक नहीं बोला, नॉट एरोमेटिक बोला है, तो नॉट एरोमेटिक दो कैटेगरी हो गई, या तो एंटी एरोमेटिक हो जाए या फिर नॉन एरोमेटिक हो जाए। ठीक है, पहला वाला मैं देख सकता हूं 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। दूसरे वाले में मैं देख सकता हूं यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये एंटी एरोमेटिक है, मतलब बी वाला जो है ये वन ऑफ द आंसर्स हो गया। सी में मैं देख सकता हूं 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये भी एरोमेटिक है। और डी वाले में मैं देख सकता हूं एक कार्बन sp3 है, मतलब ये सिस्टम जो है पूरी तरह कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो पूरी तरह कॉन्जुगेटेड नहीं है तो ये नॉन एरोमेटिक बनने वाला है, इसलिए बी और डी जो है ये दोनों नॉट एरोमेटिक है, इसलिए आप देख सकते हैं ऑप्शन सो ओनली बी एंड डी। मैंने जैसे बोला बी और डी ये नॉट एरोमेटिक है, वन ऑफ देम इज एंटी एरोमेटिक, दूसरा नॉन एरोमेटिक है, इसलिए ऑप्शन बी जो है ये सही ऑप्शन बनने वाला है। अगले सवाल में देखते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए बोला गया। एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है जिसमें आरएस आपको पता है कि हम लोग सीआईपी रूल्स यूज करते हैं, जिसके अंदर हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर्स देते हैं और फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे जा रहे हैं उसके हिसाब से आरएस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को पहले मैं बहुत अच्छे से बना लेता हूं। ये हो गया आपका मॉलिक्यूल। ठीक है, और अगर नंबरिंग कर दे तो 1 2 3 4 है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि 2 3 किसको लिखा गया। नंबरिंग जैसे करते हैं वैसे ही किया है, सीओएच का मैक्सिमम प्रायोरिटी है नोमेनक्लेचर के हिसाब से, तो वहां पे 1 दिया है, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग सीआईपी रूल्स यूज करके ये जो कायरल सेंटर है इसके ग्रुप्स को हम लोग प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है, सेकंड पे मैं देख सकता हूं दोनों जगह पे कार्बन है, पर इस कार्बन से क्लोरीन कनेक्टेड है और इस कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्टेड है। डिसीजन हो चुका है, इसलिए नीचे वाला 2 और ये वाला 3 बनने वाला है। ठीक है, तो 1 से 2 से 3 जब हम लोग जा रहे हैं तब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट साथ ही मैं ये देख सकता हूं कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है और क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसका मतलब यहां पे कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है एस। उसी प्रकार से अगर नेक्स्ट वाले में देखूं तो फिर से मैं प्रायोरिटीज असाइन कर सकता हूं। फर्स्ट ये हो गया, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, पर यहाँ से O अटैच्ड है तो ये 2 और ये 3, फिर से 1 से 2 से 3 जा रहा हूं और इस बार देख रहा हूं मैं ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, बट लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल लाइन पे लोवेस्ट प्रायोरिटी, मतलब ये होने वाला है R। ठीक है, तो मैं देख सकता हूं कि 2 वाले का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है S और 3 वाले का कॉन्फ़िगरेशन है R, इसलिए 2S 3R ये हम लोग देख रहे हैं, और ऑप्शन ए जो है क्या आउटराइटली सही हो गया, तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जीआई कौन सा कंपाउंड शो करेगा। अब जीआई होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। पहला, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बोलने का मतलब या तो आपका डबल बॉन्ड हो जाए या फिर रिंग हो जाए, और भी कुछ सिस्टम्स है, बट यहाँ पे मैं जैसे देख सकता हूं कि आपका डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बात की गई है, तो एक डबल बॉन्ड के अराउंड हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कर सकते हैं अगर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड वैलेंसीज अलग अलग हो। ठीक है,
तो पहला मॉलिक्यूल हम लोग बनाते हैं 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन, ये हम लोगों ने बना दिया ब्यूटीन, एंड दिस इज 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन। अब देखिए इसकी सारी वैलेंसीज अगर मैं बनाऊं तो मैं देख सकता हूं ये दोनों वैलेंसीज अलग है और ये दोनों वैलेंसीज अलग है, इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये जीआई शो करेगा और ये सही आंसर होना भी चाहिए, बिकॉज ऑप्शन बी अगर हम लोग बनाए तो यहां बोला गया 3 फिनाइल 1 ब्यूटीन, ये हम लोगों ने बना लिया 1 2 3, ठीक है, 3 फिनाइल 1 ब्यूटीन। बट यहां मैं देख सकता हूं कि दोनों वैलेंसी सेम है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है और टर्मिनल वैलेंसीज अलग नहीं है, तो जीआई शो नहीं कर सकते। सी वाले पे जाएंगे, 2 फिनाइल 1 ब्यूटीन, दोबारा से 1 ब्यूटीन की ही बात कर रहा है और 1 ब्यूटीन की जब तक बात करेगा तब तक यहाँ पे टर्मिनल पोजीशंस पे हाइड्रोजन आएंगे और हाइड्रोजन आएंगे तो जीआई नहीं हो सकता। 1 डाइफिनाइल 1 प्रोपीन, अब देखिए सीधी सी बात है, ये ऐसा है और 1 डाइफिनाइल बोल रहा है, फिर से वही प्रॉब्लम हो गया। इस बार आप देख सकते हैं कि दोनों फिनाइल ग्रुप सेम हो गए, तो टर्मिनल वैलेंसी सेम होने के कारण फिर से जीआई नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पे जीआई होगा। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का। नेक्स्ट देखते हैं, आईयूपीएसी नेम ऑफ विल्किंसंस कैटलिस्ट इज। अरे वाह, बढ़िया सवाल है। पहले तो ये विल्किंसन कैटलिस्ट क्या है? विल्किंसन कैटलिस्ट एक रोडियम का कैटलिस्ट होता है। इसका अगर फॉर्मूला देखें तो RHCl होल थ्राइस, ठीक है। किस काम में आता है भाई? ये होमोजीनियस कैटलिसिस के काम में आता है। अल्कीन और अल्काइन के हाइड्रोजनेशन में, अल्कीन और अल्काइन को जब हम लोग हाइड्रोजन ऐड करके अल्केन बनाते हैं तो होमोजीनियस कैटलिसिस के लिए इस कैटलिस्ट को यूज किया जाता है, ठीक है। हालांकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस समझना है कि ये विल्किंसन कैटलिस्ट। अब अगर विल्किंसन कैटलिस्ट है तो इसका आईयूपीएसी नेम पूछा गया है, आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे रोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये हो गया +1, क्योंकि यहाँ पे Cl जो है यही एक माइनस लिगेंड है, टोटल चार्ज तो 0 है। PPH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है। अच्छा, PPH3 का नाम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, तो अगर मैं इसका नाम लिखूं तो मैं लिख सकता हूं क्लोराइडो भी लिख सकते हैं, क्लोरो या क्लोराइडो। हालांकि क्लोराइडो लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट है, आईयूपीएससी के हिसाब से क्लोराइडो इज मोर अप्रोप्रिएट, बट एनीवेज क्लोरो। फिर यहाँ पे 3 है तो ट्रिस, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लिगेंड के नाम के अंदर ही ट्राई आ रहा है तो मैं ट्रिस यूज करूंगा, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है, रोडियम 1, ये इसका आंसर आने वाला है। अब हम लोग ऑप्शन चेक कर सकते हैं और मैं देख सकता हूं ऑप्शन डी जो है ये मुझे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, सामने ही दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो बोला गया है बिस ग्लाइसिनेटो जिंक 2 इज ऑप्टिकली एक्टिव, बिल्कुल सही बात बोली है। देखिए बात समझिए, हालांकि ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है पर इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर मैं ग्लाइसिनेट की बात करूं तो ग्लाइसिनेट हमारा कुछ इस तरह से रहने वाला है, दिस इज NH2 एंड दिस इज गोइंग टू बी CH, C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। ये ग्लाइसिनेटो लिगेंड है, ये ग्लाइसिनेट है जिसको हम लोग शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि आपकी 2 डोनर साइट है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बाकी आपका कार्बन का चेन रहा, तो इस तरह से मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया। अब अगर मैं जिंक के अराउंड इसको बनाऊं, ये कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल बनने वाला है। पहले तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जिंक कोई कंपाउंड बना रहा है, जिंक कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है तो टेट्राहेड्रल होना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, D10 कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है, मतलब ये बनाएगा तो sp3 बनाएगा, दिस इज डेफिनेटली टेट्राहेड्रल। बट अलोंग विद दैट जो कंडीशन हमारे ऑप्टिकल एक्टिविटी की है वो हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है, देयर शुड बी नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री
यहाँ पे आप देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप इसको अगर बाहर वाले प्लेन से कट करेंगे तो ओ और एन ये आपस में सही नहीं रहेगा, और अगर आप इसको प्लेन से कट करेंगे तो दोबारा से एक साइड पे एन, इनसाइड द प्लेन अगर आप बोलेंगे एन, आउटसाइड द प्लेन ओ, मतलब दोनों चीजें सिमेट्रिक नहीं है, तो आपको यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, हमें नॉट करेक्ट पूछा गया है, नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो ए इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सही नहीं रहने वाला। ठीक है, एंड बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन है, इसको आप डेफिनेटली याद रखें। NaCl4 -2 PtCl4 -2 हैव डिफरेंट शेप, बिल्कुल सही है। देखिए निकेल +2 बिल्कुल सीधा सा केस है। निकेल +2 अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ है तो DsP2 रहेगा, स्क्वायर प्लेनर रहेगा, और निकेल +2 अगर वीक फील्ड लिगेंड के साथ है तो sp3 रहेगा। मैं देख सकता हूं क्लोरीन जो है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए NiCl4 के अंदर sp3 आने वाला है, शेप टेट्राहेड्रल आने वाला है। बट अगर हम लोग PDPT की बात करें तो PDPT किसी भी लिगेंड के साथ में स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे, वो इसलिए होगा क्योंकि PDPT के रिस्पेक्ट में वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग की तरह वर्क करता है, बिकॉज इनका Z इफेक्टिव ज्यादा होता है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट लिगेंड, इट्स अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड एंड मेटल। मेटल और लिगेंड के इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा कि वीक फील्ड बनेगा। तो PT और PD बिकॉज इनका Z इफेक्टिव काफी ज्यादा रहता है, डी ब्लॉक के कैटायन से ही है, तो इनके लिए PT भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है। और आप ये समझ सकते हैं कि PD+2 PT+2 दे आर ऑलवेज गोइंग टू फॉर्म स्क्वायर प्लेनर, तो ये स्क्वायर प्लेनर बनने वाले हैं, तो इनका डेफिनेटली डिफरेंट शेप है, ये भी स्टेटमेंट सही है। NiCl4 -2 इज स्क्वायर प्लेनर, जैसा भी मैंने डिस्कस किया। निकेल +2 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्क्वायर प्लेनर है, तो स्क्वायर प्लेनर है, बिल्कुल सही है। एंड NiCl4 -2 NiCl4 हैव सेम मैग्नेटिक मोमेंट, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं NiCl4 -2 की बात करूं, ये स्क्वायर प्लेनर है, इसके अंदर n की वैल्यू 0 आने वाली है और मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होने वाला है। जबकि अगर मैं NiCl4 -2 की बात करूं, यहाँ पे n की वैल्यू 2 आने वाली है और मैग्नेटिक मोमेंट √8 आने वाला है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंट मैग्नेटिक मोमेंट होने वाला है, बिकॉज इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी सही ऑप्शन रहने वाला है। अगले सवाल में देखते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर फाउंड टू बी इन कॉम्बिनेशन विथ ए एंड बी। डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सिर्फ ट्रांजिशन मेटल की बात नहीं है, पूरे पीरियोडिक टेबल की बात है। पीरियोडिक टेबल के दो सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट्स ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनमें क्षमता है किसी भी एलिमेंट से उनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करवा दे। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो देखे गए हैं मैक्सिमम कंपाउंड्स के अंदर, वो ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स में देखे गए हैं या ऑक्सीजन या फ्लोरीन के कंपाउंड्स में देखे गए हैं। ये डायरेक्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसलिए ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन इज डिटेक्टेड बाय फ्लेम टेस्ट। देखिए अब हम लोग एक सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन उठा रहे हैं, और मैंने एक बात पहले भी रिपीट की है, लास्ट 3 to 4 इयर्स के आप क्वेश्चन पेपर अगर नीट के उठा के देखेंगे, हर साल एक क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब सॉल्ट एनालिसिस से आता है। यह टॉपिक ऐसा है जो आप अगर 2-3 दिन भी पढ़े तो आपसे हो जाएगा, और यहां से एक क्वेश्चन गारंटीड रहता है, और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है फ्लेम टेस्ट के बारे में। तो ये फ्लेम टेस्ट प्रॉपर्टी है अल्कली मेटल्स की, पहला पॉइंट। अब यहां पे अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो सिर्फ ऑप्शन डी करेक्ट है, और यहीं पे मैं टिक लगा के आगे बढ़ सकता हूं, क्योंकि अगर Mg अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, बट यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, Mg और B फ्लेम टेस्ट नहीं देते, बट अगर हम लोग K+ की बात करें, यही एक हमारे पास बचता है, यह हमें पेल वायलेट या इसको लिलैक भी बोलते हैं, ये कलर देता है। तो फ्लेम टेस्ट की बात की गई है, जो प्रॉपर्टी है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, एक्सेप्ट फॉर BeMg, इसलिए K जो है K+ ये हमारी कैटेगरी को मैच करता है, और मैंने कलर भी बताया, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगले में देखेंगे, पीरियोडिसिटी से एकदम लड्डू सा सवाल आया है भाई। बोला गया है मोजले गेव अ रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर, कौन सी बड़ी बात है, ये सबको पता है, ये तो पीरियोडिसिटी के बेसिक्स है कि मोजले ने रिलेशन निकाला था फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में,
किसकी फ्रीक्वेंसी? एक्सरे की फ्रीक्वेंसी। और ये एक्सरे हर एलिमेंट का उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, इसके हिसाब से उसने जज किया है। तो अंडर रूट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। देखिए कोई डिफरेंट, कोई नई बात नहीं है, आपने रेडबर्ग फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने रेडबर्ग फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो वहां पे 1/λ RZ स्क्वायर करके कुछ आता है, दोनों जगह पे C मल्टीप्लाई कर देंगे तो C/λ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, इसका मतलब जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये बेसिकली मोजले का रिलेशन है ना। तो ये वापस से आप चाहे थोड़ा लॉजिक भी लगा सकते थे, और नहीं लगा रहे तो ये डायरेक्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो पता होना चाहिए। मोजले ने अंडर रूट फ्रीक्वेंसी और जेड के बीच में रिलेशन निकाला था। अगर इसको और भी लिखे तो इस तरह से कुछ रिलेशन लिखा जाता है, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू AZ प्लस B, ऐसा करके कुछ लिखा जाता है। ठीक है, इन सब की जरूरत नहीं थी, दिस इज मोर देन इनफ। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर इज करेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? कार्बन ग्रेटर देन ऑक्सीजन बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर सबको पता होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डेफिनेटली ज्यादा है कार्बन से। तो अगर ग्रुप 2 की बात करें, सबसे ग्रुप 2 नहीं, सेकंड पीरियड की बात करें, सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन एंड देन कार्बन एंड सो ऑन, राइट। सो दिस इज रॉन्ग ऑर्डर। ऑक्सीजन ग्रेटर देन सल्फर फिर से गलत है भाई। जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 3 से कम होती है, क्योंकि ग्रुप 2 का साइज बहुत छोटा होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से जो नेट एनर्जी निकलती है वो थोड़ी कम होती है, तो सल्फर की ज्यादा है ऑक्सीजन से। आयोडीन की ज्यादा है ब्रोमीन से, फिर से गलत है। आयोडीन और नीचे आता है, और ये ग्रुप 2 और 3 के बीच का एक्सेप्शन है, उसके बाद में तो रेगुलर ट्रेंड फॉलो होता है। तो जब भी डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज गिरने वाली है। क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन, ये बिल्कुल सही है। अगर मैं हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं तो हेलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ इस तरह से रहेगी, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, ये इसका ऑर्डर रहता है। तो यहां से भी आप समझ सकते हैं डी ऑप्शन जो है ये सही ऑप्शन रहने वाला है। तो एक अच्छा सवाल था जहां पे थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना था, बट ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा नहीं था। अगले सवाल में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लेटिस एनर्जी? अरे भाई ये लेटिस एनर्जी है क्या? लेटिस एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड एंड कन्वर्ट इट इनटू गैसियस स्टेट। ठीक है, अब जो ये लेटिस एनर्जी है ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, ये चार्ज पे डिपेंड करती है और ये साइज पे भी डिपेंड करती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है, ये बेसिकली लेटिस एनर्जी रहने वाला है। तो हम लोग देख लेते हैं, चार्जेस के हिसाब से देखेंगे तो +3 चार्ज है, +2 चार्ज है, +1 चार्ज है। तो यही मुझे चार्ज पे डिसीजन मिल गया, मैं आगे क्या देखूं इसके। अगर साइज के हिसाब से भी देखना है तो Al+3 का साइज सबसे छोटा है और F- का भी साइज सबसे छोटा है, तो यहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी का सवाल नहीं उठता है। ये वापस से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया है आपको। ये ऑप्शन जो है यहाँ पे सही ऑप्शन रहने वाला है, बिकॉज लेटिस एनर्जी चार्ज बढ़ने से और साइज कम होने से बढ़ती है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, केमिकल बॉन्डिंग से वीबीटी में एक क्वेश्चन पूछा गया है जो मैं समझता हूं ऑलमोस्ट हर टेस्ट में आता है, और हर टेस्ट में इसलिए आता है क्योंकि नीट में भी आता है। तो बोलने का मतलब ये है कि आपको वीबीटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। वीबीटी के अंदर आप उनके बॉन्ड एंगल्स, मतलब वीएसीपीआर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से करके जाए। हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है इस सेगमेंट से, और यहाँ पे भी आ गया है। तो XCF4 मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर्स बना लेता हूं, ये XCF4 है। तो XCF4 में आप देखेंगे जिनॉन के पास 4 बॉन्ड पेयर रहने वाले हैं, 2 लोन पेयर रहने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो sp3d2 रहने वाला है, और शेप की बात करूं तो ये स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, अगला बात करें BF3 बोरॉन के 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। आप देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है sp2, और ज्योमेट्री रहने वाली है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर के साथ sp2 बनेगा। ठीक है, अगले में देखेंगे PCl5 की अगर हम लोग बात करें, ये इस तरह से बनेगा PCl5 का मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन बोलो तो sp3d, और शेप बात करें तो ट्राइगोनल
बाय पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल के साथ में sp3d हाइब्रिडाइजेशन रख रहा है। और i3 माइनस के अंदर अगर हम लोग देखें तो i3 के अंदर आप देख सकते हैं 3 लोन पेयर आ जाएंगे और 2 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा sp3d। और शेप की बात करूं तो शेप हो जाएगा लीनियर, ठीक है। तो आपके सामने सारे आंसर्स है, बस अब मैच करने की देरी है। जैसे मैंने बोला xcf4 ये स्क्वायर प्लेनर रहने वाला है, a का r, bf3 ट्राइगोनल प्लेनर, b का p, c ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, s और ये लीनियर। अब आप सही ऑप्शन टिक कर सकते हैं, a का r, देन b is p एंड सो ऑन, राइट। सो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन बी जो है, आई सपोज ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही ऑप्शन रहने वाला, ठीक। अगले सवाल में देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Cl माइनस आयन इज। हालांकि हमें हेट्रो एटॉमिक स्पीशीज का एमओटी डायग्राम कोर्स में नहीं है, बट एक शॉर्ट ट्रिक होती है जिससे हम लोग हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक मोमेंट जज कर सकते हैं। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम थोड़ा अलग बनेगा एज कंपेयर टू होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। बट Cl माइनस की अगर मैं बात करूं तो Cl माइनस के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 आने वाले हैं, और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 आने वाले हैं तो दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ N2। तो N2 मॉलिक्यूल जैसे कैरेक्टरिस्टिक शो करता है वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक Cl माइनस से भी एक्सपेक्टेड रहेंगे। बोलने का मतलब है N2 माइनस ये डायमैग्नेटिक है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो ये दोनों चीजें हम लोग Cl माइनस से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस हम लोग चेक कर सकते हैं। यू हैव गॉट 3 एंड डायमैग्नेटिक, ऑप्शन ए जो रहेगा सही ऑप्शन बनने वाला है। अगले सवाल को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल हैव मिनिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है। अब डेल्टा टीबी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, या फिर मैं ऐसा बोलता हूं डेल्टा टीबी नहीं, सॉरी डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। जिसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम रहा उसका डेल्टा टीएफ सबसे कम रहेगा और उसी का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी सबसे कम रहेगा, बिकॉज ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है, ये डेल्टा टीएफ की बात कर रहा है। अब यहां पे एक चीज आप ध्यान रखें, इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चों से जनरली गलती होती है, कभी वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ देता है और कभी फ्रीजिंग पॉइंट पूछ देता है। तो जिसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम है, इस चीज को आप थोड़ा सोचना, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, पर जिसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है इसका मतलब वो और माइनस पे फ्रीज कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पे सिली मिस्टेक जरूर करके आते हैं बच्चे, कभी कभार फ्रीजिंग पॉइंट लिखा रहता है जो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, बोलने का मतलब ये थोड़ा इजीर वर्जन दिया हुआ। तो कॉन्सेंट्रेशन जिसका सबसे ज्यादा रहेगा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा। परंतु यहाँ पे एक और चीज मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं, यहाँ पे सब मुझे इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हुए हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए, मतलब यहाँ पे आई का फैक्टर भी आएगा, मतलब यहाँ पे आयंस भी आएंगे। तो अगर मैं 0.1 m NaCl की बात करूं, NaCl मुझे पता है कि 2 आयंस में डिसोसिएट होता है, इसलिए 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके दिस इज इक्विवेलेंट टू 0.2 का कॉन्सेंट्रेशन। 0.05 K2SO4, अब ये K2SO4 3 आयंस बनाता है, 2 K+ और 1 सल्फेट, इसका मतलब यहां से अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूं तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 0.15, ठीक है। अगले में 0.1 m कैल्शियम क्लोराइड, यहां पे भी मैं 3 आयंस एक्सपेक्ट करता हूं, कैल्शियम +2 और 2 Cl-, तो फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 के इक्विवेलेंट आ रहा है। और 0.2 m KCl, फिर से 2 आयंस में टूटने वाला है KCl, और 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0.5 के इक्विवेलेंट इसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा। अब मिनिमम पूछ रहा है, और मिनिमम मतलब मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन, और मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे K2SO4 में मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है 0.15 के इक्विवेलेंट आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी जो रहेगा
ये सही ऑप्शन बनने वाला है। अगले सवाल में देखते हैं, द ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय a solution prepared by dissolving 10 gram of a polymer of molar mass, molecular mass, 2 lakh in 500 ml of water at 27 डिग्री सेंटीग्रेड will be। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एक चीज हो गई, यहाँ पे आंसर पास्कल में दे दिया, बच्चे परेशान है। अरे भाई आप एटीएम में निकाल लो, और एक एटीएम इज नियरली इक्वल टू 1 लाख पास्कल, नियरली इक्वल टू, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू। अलग मैं आपको ये बता दूं, एक बार जो रहता है दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल, एंड 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01325 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो अगर आप बार यूज कर रहे हैं तो 0.083 वाला वैल्यू यूज कर लीजिए, आर का सॉल्व हो जाएगा डायरेक्टली। अगर आप एटीएम यूज कर रहे हैं तो 0.01325 वाला वैल्यू यूज कर लीजिए। स्पेसिफिक जाने की जरूरत नहीं है, आप पहले ऑप्शंस को देखिए, और ऑप्शंस में वैल्यू तो सेम आ रही है, बस 10 की पावर में थोड़ा सा अंतर आ रहा है, तो आप दोनों में से कोई सी भी वैल्यू यूज करें, आपको अप्रोक्सीमेट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग अब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, पाए तो हो जाता है N/V इंटू RT। मोल्स की बात करें तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम 500 ml है तो 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 500/1000। आर की बात करें, आर की वैल्यू में 1/12 लेना पसंद करूंगा। 1/12 का वैल्यू होता है 0.0833, और जो हम लोग वैल्यू यूज करते हैं बार के लिए 0.083 होता है। छोटा सा अप्रोक्सीमेशन है, आंसर जल्दी आता है। और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर मुझे दिया हुआ है यहाँ पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 मतलब यहाँ पे 300 केल्विन की वैल्यू दी हुई है। बस इसको सॉल्व करना है और आंसर लेना है, पर ये वैल्यू बार में आएगी बिकॉज ये 1/12 रखा हुआ है, और इसको फटाफट यहीं पे हम लोग एटीएम के अंदर पास्कल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, तो चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं मैं इसको। यहाँ पे तो 10 की पावर 5 और ये 10 की पावर 5, ये ऐसे ही कट हो गया। यहाँ पे गया 1, यहाँ पे गया 2, दिस इज गोइंग टू बी 1, दिस इज गोइंग टू बी 25। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ आपके पास जो वैल्यू आने वाली है ये लगभग 250 के आसपास की वैल्यू आने वाली है। ठीक है, और अगर हम लोग 250 के आसपास की वैल्यू देख रहे हैं तो ऑप्शन सी जो रहेगा ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बस यहाँ पे बच्चे से थोड़ा शॉक इस तरह से हो जाएंगे कि वो यहाँ पे पास्कल देखेंगे और वापस थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं फटाफट और आंसर ला सकते हैं। अगले सवाल की बात करेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन हॉट प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये बोल दिया गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जनरली कैटेलाइज डिकम्पोजिशन जो रहते हैं, सरफेस कैटेलाइज डिकम्पोजिशन जो रहते हैं, जनरली वो जीरो ऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। एक इक्वेशन दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है हाइड्रोजन का, एंड रेट कांस्टेंट फॉर अबव रिएक्शन विल बी। अभी देखिए बात समझिए आप, जीरो ऑर्डर है तो रेट इज इक्वल टू के, मतलब अगर वो आपसे रेट कांस्टेंट पूछ रहा है तो वो रेट की तो वैल्यू पूछ रहा है, बिकॉज जीरो ऑर्डर है, जो भी रहेगा कॉन्सेंट्रेशन की पावर तो जीरो रहेगी। ठीक है, मतलब आप रेट की वैल्यू निकालेंगे वही वैल्यू रेट कांस्टेंट की रहेगी। और हाइड्रोजन का रेट दिया हुआ है, सो RH2 हमको दिया हुआ है कुछ 7.5 10 की पावर -4। अगर इससे मैं ROR निकालूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा, जो ये रेट लिखा हुआ है दैट इज ROR, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं निकालूंगा तो स्टोइकियोमेट्री 3 है, तो 7.5 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 2.5 10 की पावर -4, और यही मेरा आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो शब्दों का जाल बुना है बेसिकली, वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए रेट की जगह पे रेट कांस्टेंट बोल दिया है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपको पहले रिलेट करना है कि रेट इज डायरेक्टली इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और फिर आपको एक इंडिविजुअल रेट से रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है स्टोइकियोमेट्री का इस्तेमाल करके। तो आंसर देख सकते हैं 2.5 10 की पावर -4, एंड आई कैन सी यहाँ पे सी जो रहेगा ये सही आंसर है। वापस से देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती बच्चे यहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे काफी मैं बोलूंगा सवाल तो सिंपल है पर यहाँ पे ट्रिकीनेस ज्यादा है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक जरूर करेंगे। रेट कांस्टेंट की यूनिट भी आप देखिए, रेट की यूनिट बेसिकली रेट पूछा जा रहा है हमको, रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है वो मोलरिटी पर सेकंड रहेगी, बिकॉज ये जीरो ऑर्डर है।
तो मोलरिटी पर सेकंड वाला जो है वो सही आंसर है, ना कि बी वाला आप लगा के आ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप देख सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया है सवाल, जो बोर्ड एग्जाम में काफी बार आया है, जो नीट एग्जाम में आया हुआ है, जो जेईई मेंस के अंदर आया हुआ है। तो आप इस सवाल की यूटिलिटी समझ सकते हैं और क्यों इसको पेपर में डाला गया है इसको भी आप समझ सकते हैं। डायरेक्ट रिएक्शन से और आपको रिलेट करना है कौन सा सेल के अंदर है। ठीक है, डेनियल सेल। जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड्स को यूज करके बनाया गया सेल को डेनियल सेल बोलते हैं। जिंक एनोड पे होता है, जिंक ऑक्सीडाइज होकर Zn+2 बनता है और कैथोड रिड्यूस होता है, कॉपर रिड्यूस होता है तो Cu+2 से Cu जाता है, ये कैथोड का रिएक्शन हो गया। तो जिंक कॉपर का सेल डेनियल सेल ए वाले का मैच करेगा आर से। फ्यूल सेल, फ्यूल सेल की बात करी गई है हमें कोर्स में है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन फ्यूल सेल की रिएक्शन H2+O2 गिव्स H2O। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन हो गया और सामने ही दिख रहा है मुझे, ये Q वाला जो है ये मैच कर रहा है बी से। लेड स्टोरेज बैटरी, अपने इन्वर्टर की बैटरी, लेड का रिएक्शन होगा H2SO4 से और आपका एनोड पे PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा Pb, कैथोड पे PbO2 से PbSO4 जाएंगे, है ना। तो देख सकते हैं हम लोग रिएक्शन, ये Pb प्लस PbO2 H2SO4 से PbSO4 बन रहा है। तो ये S वाला, मतलब यहाँ पे देखिए सिंपल लॉजिक लगा सकते हैं, लेड स्टोरेज बोला गया, लेड तो एक ही जगह है, मतलब ऐसे ही होना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपको रिएक्शन याद भी नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, बट मैं ये डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी के अंदर जो रिएक्शंस दी हुई है आपके कमर्शियल सेल्स की, आप उसको जरूर याद करके जाए। काफी बार एग्जाम में डायरेक्टली ये रिएक्शंस पूछी गई है और ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे लिए मार्क्स रहेंगे, तो इसको आप छोड़ के नहीं जाए। और मर्क्यूरी सेल, जो हमारा बटन सेल रहता है, मर्क्यूरी सेल, जिंक मर्क्यूरी सेल, ZnHg सेल बेसिकली वो आपका एनोड का काम करता है। तो ZnHg HgO पेस्ट के साथ में रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और यहाँ पे P, तो आप ऑप्शंस मैच कर सकते हैं, A का R, B का Q, C का S और ये हमारा हो गया ऑप्शन B जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, एक AgNO3 का सोल्यूशन है जिसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया है 9.65 मिनट्स के लिए। फैराडेज फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, करंट हमें दिया गया है 2 एम्पियर का, मास पूछा है सिल्वर का जो डिपॉजिट होता है कैथोड पे। तो आप देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है मोल्स इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू IT बाय 96500, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ फेरेड्स। अब अगर एन फैक्टर की बात करें तो AgNO3 प्लस चार्ज है, इसका मतलब एन फैक्टर हो गया हमारे पास 1। मोल की बात करें तो ये हो गया वेट अपॉन एटॉमिक वेट, 108 जो है वो सिल्वर का एटॉमिक वेट है, ये रहा। ठीक है, करंट की बात करें ये हमको दे रखा है 2 और टाइम की बात करें तो 9.65 मिनट्स दिया हुआ है, 9.65 इंटू 60। ये सारी वैल्यूज आपके सामने है, तो हम लोग रख लेते हैं वैल्यूज। W/108 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 9.65 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा ए, ऑप्शन ए आपके पास में सही आने वाला है। मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी, आप कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए जो रहेगा वो सही आंसर आने वाला है 1.296 ग्राम। अगले सवाल पे चलेंगे, तो नस्ट इक्वेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नस्ट इक्वेशन में आपको ये इक्वेशन बना के दी गई है, आधा काम पहले ही क्वेश्चन में कर दिया गया है। इस सेल दिया गया है और आपको ये बोला गया है कि 2.303 RT/F की वैल्यू 0.059 ले सकते हैं। पहले मैं जरा थोड़ा ऑप्शंस को देख लूं, ऑप्शंस में देख सकता हूं इतने क्लोज तो नहीं है, इसलिए मैं 0.059 की जगह 0.06 लेके भी सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय, यहां पे अगर n की वैल्यू देखेंगे तो n की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2। कैसे आ रही है 2? mg से mg+2 जा रहा है। आप देखिए n की वैल्यू निकालने का बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। आप किसी सेल रिएक्शन से n की वैल्यू निकालेंगे तो या तो आप एनोड वाले की वैल्यू देख लीजिए, कैथोड की देख लीजिए, जो आसान पड़ेगा, क्योंकि अगर एक सेल रिएक्शन है तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एनोड और कैथोड के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंप्लीट सेल रिएक्शन।
सो जो भी पोर्शन आपको आसान पड़ता है उससे आप n की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है। लॉग, अब अगर इसका कांस्टेंट लिखेंगे तो सॉलिड को लिखते नहीं है, mg+2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ag+ का स्क्वायर, और फिर से सॉलिड को लिखते नहीं है तो हम सिर्फ वैल्यूज पुट करना चाहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू 3.17 दी हुई है, सो 3.17 है हमारे पास ये वैल्यू, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग। अब mg+2 की वैल्यू हमें दी हुई है 10 की पावर -2, ठीक है, 10 की पावर -2, और Ag+ की वैल्यू दी हुई है 10 की पावर -3, सो 10 की पावर -3 का स्क्वायर। ये देखिए स्क्वायर भी हमें करना है, यहाँ पे गलती नहीं करनी। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3.17 0.059 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आप देखेंगे लॉग 10 की पावर -6 ऊपर 10 की पावर -2 ऊपर जाके बन जाएगा 10 की पावर +4, तो लॉग 10 की पावर 4 बन जाएगा, और लॉग 10 की पावर 4 मतलब 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.17 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, सो दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी 2। तो आप देख सकते हैं 3.17 माइनस ये आपके पास में हो जाएगा 0.118, ठीक है, 0.118। और अब इसको आप देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है ये क्लियरली मुझे दिख रहा है सही ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर है, पर इतना कैलकुलेशन तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं नीट एग्जाम में, तो आंसर जो रहेगा वो बी ऑप्शन रहने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कैलकुलेट द pH of a solution in which 0.2 m pyridinium chloride and 0.1 m pyridine are present. The pKb value of pyridine solution is 8.75, ठीक है। बेसिकली pKb वैल्यू दे रखी है, pKb वैल्यू दे रखी है pyridine सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं एक बफर सॉल्यूशन है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड वीक बेस इटसेल्फ। पिरिडीन जो है एक वीक बेस की कैटेगरी, और पिरिडीनियम क्लोराइड बोला गया है मतलब पिरिडीन और HCl का सॉल्ट। तो सॉल्ट विच इज पिरिडीनियम क्लोराइड, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया हुआ है 0.2, और बेस जो खुद पिरिडीन है इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया हुआ है 0.1। और ये बफर सोल्यूशन है, ये आपका एक बेसिक बफर है। अगर ये हमारा बेसिक बफर है तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है। फॉर्मूला आप पहले से लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला POH इज इक्वल टू PKB की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें PKB की वैल्यू दी हुई है 8.75 प्लस लॉग 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1, तो log 2 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू 0.3 के आसपास, तो POH की वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो 8.75 प्लस 0.3 दैट इज गोइंग टू बी 9.05, और हमें pH पूछा गया है तो pH इज 14 माइनस POH, क्योंकि 14 माइनस POH है तो 14 माइनस 9.05 विच इज गोइंग टू बी 4.95। तो 4.95 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आंसर सी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला, ठीक है। तो एक बिल्कुल बेसिक सवाल है बफर का, जिसके अंदर बस आपको जज करना है कि बफर का क्वेश्चन है। मेनली बच्चे यहाँ पे इस चीज को नहीं पकड़ पाते कि बफर का क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए अगले सवाल में देखेंगे। 10 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन है जिसको जलाने पे 60 ml CO2 मिला है, 70 ml H2O मिला है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन इज। अरे बड़ा सिंपल सवाल हो गया, देखिए जरा। मान लो CXHY है ना, और ये O2 से रिएक्ट कर रहा है, तो O2 से रिएक्ट कर रहा है तो आपको एक CO2 बनेगा और Y/2 H2O बनेगा। क्लियर, ऐसा कुछ ये रिएक्शन है। अब इसने बोला है कि इसके 10 ml को जलाने पे इसका 60 ml बन रहा है और उसका 70 ml बन रहा है। तो बोलने का मतलब है x की वैल्यू हो गई 60 और Y/2 की वैल्यू हो गई 70। बोले तो y की वैल्यू हो गई सॉरी नॉट 66, x की वैल्यू हो जाएगी 6, बिकॉज 10 ml से बन रहा है ना भाई, 1 ml से नहीं बन रहा।
तो x की वैल्यू हमारे पास अगर हम लोग देखें तो x की वैल्यू हो गई 6 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो x की वैल्यू हो गई 6 और 7 टाइम्स ये वाटर वेपर बन रहा है, तो y/2 की वैल्यू हो गई 7, मतलब y की वैल्यू हो गई 14। तो कंपाउंड हमारे पास में आ गया हेक्सेन C6H14। और यहां पूछा गया है कि हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स के सम का वैल्यू क्या है, मतलब x प्लस वाई आपसे पूछा गया है, मतलब आपसे आंसर में एक्सपेक्ट कर रहा है कि 6 + 14 दैट इज गोइंग टू बी 20, ये वैल्यू एक्सपेक्ट की जा रही है हमसे। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जैसे आप सब समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है। ये ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होता है साइमल्टेनियसली। तो बेसिकली आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं, रिएक्टेंट साइड पे एक ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए और प्रोडक्ट साइड पे उसी एलिमेंट का दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए, जिसमें एक ऑक्सीडाइज फॉर्म होगा और एक रिड्यूस फॉर्म होगा। तो KMnO4 + 7 K2MnO4 + 6 MnO2 + 4। देखिए इसको देख के बच्चा धोखा जरूर खा जाएगा, वो समझेगा डिस्प्रोपोर्शनेशन, अरे डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, डिकम्पोजिशन है, क्योंकि +7 से +6 और +4 बनना मतलब ऑक्सीडेशन तो हुआ ही नहीं, ये सिर्फ रिडक्शन हुआ है, इसलिए इट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। MnO4- +7 और Mn+2 ये बना देता है Mn, ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलके एक ऑक्सीडेशन स्टेट बन रहा है। दिस इज नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का रिवर्स कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो याद रखें डिस्प्रोपोर्शनेशन का रिवर्स जो होता है जब दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट मिलके एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट पे आए तो एक कॉम्प्रोपोर्शनेशन है, और एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हो जाए तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो दिस इज कॉम्प्रोपोर्शनेशन। कॉपर +2 और 0 में जा रहा है, ये डेफिनेटली डिस्प्रोपोर्शनेशन है। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी भी है, डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी है, कॉपर +1 इज अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम, इसलिए डिस्प्रोपोर्शनेट करके कॉपर +2 और कॉपर में जाता है। तो हालांकि डिस्प्रोपोर्शनेशन है और ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को भी आपको याद रखना चाहिए। और आखिरी वाले में हम लोग देख सकते हैं कि +6 से यहां पे बन रहा है +7 एंड +4, ठीक है। वापस से देख रहे हैं +6 वाला ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन है, इसका मतलब CD दोनों डिस्प्रोपोर्शनेशन है। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास सही ऑप्शन बनने वाला है। तो अच्छा सवाल था जहां पे ये कुछ सेट ऑफ रिएक्शंस दिए हुए और मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सो अकॉर्डिंग टू डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर concept by de Broglie, the correct graph between wavelength and momentum। तो भाई वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इक्वल टू h/p, मतलब वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। रिलेशन इनवर्स का है, ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होने वाला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब ग्राफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y या फिर xy इक्वल टू कांस्टेंट, ये ग्राफ रहने वाला है। और ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर रहा तो यहां से बात क्लियर हो गई कि लैम्डा और पी के बीच का ग्राफ ए रहने वाला है। लैम्डा और 1/p नहीं लिख लेंगे, यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, लैम्डा और 1/p का ग्राफ तो लीनियर रहने वाला है। दिस इज लैम्डा एंड पी का ग्राफ, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये ग्राफ अगर हम लोग देखते तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से लीनियर आने वाला था, इसलिए ऑप्शन सी मत लगा देना, ऑप्शन ए जो है ये सही आंसर रहने वाला है। फिर से स्टेटमेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं कुछ टेस्ट के अंदर। ये कैटेगरी जो है ये बच्चों को कभी कभार परेशान करती है, इसलिए स्पेसिफिकली हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड इफ द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू ऑर्बिट ऑफ स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बिल्कुल गलत है, जितना आगे आपका ऑर्बिट नंबर जाएगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी और जितना नीचे आएंगे उतना एनर्जी कम होगा। तो अगर आप हायर क्वांटम नंबर से लोअर पे आ रहे हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं, एनर्जी रिलीज होगी, और ये एनर्जी जो रिलीज होती है फोटोन के फॉर्म में रिलीज होती है, इसी से आपका स्पेक्ट्रम बनता है। तो स्टेटमेंट 1 इज डेफिनेटली रॉन्ग,
बिकॉज यहाँ पे बोला गया है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, और ये एब्जॉर्ब नहीं, ये एनर्जी रिलीज होने वाली है, एनर्जी एमिट होने वाली है। नेक्स्ट में बात करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इफ NF इज ग्रेटर देन NI, तो फाइनल अगर इनिशियल से बड़ा है, डेल्टा ई इज पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल सही, डेल्टा ई इज पॉजिटिव बोलने का मतलब है एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब, देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है, डेल्टा ई नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक, और रिलीज को हम लोग नेगेटिव लिखते हैं और एब्जॉर्ब को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। तो अगर फाइनल इनिशियल से ज्यादा है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तभी वो ऊपर गया हो गया, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी बोला गया है, तो ज्यादा क्या चाहिए? तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी जो रहेगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है। ठीक है, अब देख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे थर्मोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन जरूर है, पर कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं पूछा गया है। ये बेसिकली टेस्टिंग की गई है कि आपको थर्मोकेमिस्ट्री में डेफिनेशंस कितने अच्छे से पता है, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट नोइंग द डेफिनेशंस प्रॉपर्ली। आप डेफिनेशंस अच्छे से बता पाएंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको अलग अलग प्रोसेस दिए हो और आपको बताना है कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है। पहले में आप देख सकते हैं CH4 गैस कार्बन गैस और हाइड्रोजन गैस में टूट रहा है, ये हम लोग एटम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं एक कंपाउंड को, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, मतलब ए जो है इसका करेक्ट मैच होने वाला है एस। सेकंड में ग्रेफाइट और हाइड्रोजन मिलकर C6H6 बना रहे हैं। आप एलिमेंट्स को यूज करके एक मोल कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है तो बी का मैच होने वाला है टी। हम लोगों ने लिया है ग्लूकोज, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2H2O बना रहे हैं, मतलब हम ग्लूकोज का कंबशन कर रहे हैं। ऑक्सीजन से रिएक्शन मतलब कंबशन, तो कंबशन तो ये सी वाला एंथैल्पी ऑफ कंबशन, मतलब सी का मैच हो गया क्यू। NaCl को हम लोग Na प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस, ध्यान दे एक्वस में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक्वस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हाइड्रेशन एंथैल्पी हो गया, दिस इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो देख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो पी बी का जो सही मैच रहा वो पी। NaCl को ब्रेक करके Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस में ले जा रहे हैं। अब इसी को तो लेटिस बोलते हैं, इसी को तो लेटिस एंथैल्पी बोलते हैं, तो ये लेटिस एंथैल्पी की बात की जा रही है, और ई वाला हमारे पास लेटिस एंथैल्पी है, तो इसका करेक्ट मैच है यू। और अंत में आप C2H4 और H2 को मिला के C2H6 बना रहे हैं। हालांकि आप इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बुला सकते हैं C2H6 का, नहीं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप नहीं बुला सकते क्योंकि ये एलिमेंट्स नहीं है, तो सीधी सी बात है ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं हुआ, ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन हुआ। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन दिया है, तो ये हो गया बेटा यू। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ई वाला जो है वो लेटिस एंथैल्पी है, तो लेटिस एंथैल्पी हम लोग को दिया हुआ है आर, तो ई वाले का जो मैच है वो रहेगा आर, है ना। ये आपका ऑप्शन है, आप देख सकते हैं एक लंबा सवाल है जहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, बट ओवरऑल डेफिनेशन है, तो मैच कर सकते हैं। ए का एस, तो ए का एस सी या डी में से कोई सा रहने वाला है, बी का टी, सी का क्यू, तो सी का क्यू, तो बेटा सी ऑप्शन जो है ये हमारे पास सही ऑप्शन बनने वाला है। अगले सवाल की ओर देखते हैं। एनसीईआरटी का डायरेक्ट एक रिएक्शन है बेसिकली फॉर्मेशन जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, जिसके अंदर रिएक्शन में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूमीन से, याद करें तो ये हुआ क्यूमीन, इसका रिएक्शन हम लोग O2 से करवा देते हैं, तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम हमको फिर से याद रखना है, और ये बन जाता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इसको जब हम लोग एसिडिक मीडियम से ट्रीट करते हैं तो आपके पास में बन जाता है फिनॉल, और साथ में बन जाता है एसीटोन। ठीक है, तो रिएक्शन तो बड़ी आसान है, हालांकि जो सवाल पूछा गया है वो थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। तो सवाल आपका पूछा गया है जेड के ऊपर, बोलने का मतलब है सवाल हमारा पूछा गया है एसीटोन से रिलेटेड, ये हमारा जेड हो चुका है, तो जो भी अब बात की जा रही है वो जेड के बारे में की जा रही है। तो जेड डज नॉट गिव फेलिंग सोल्यूशन, हाँ ठीक है। इनकरेक्ट भी पूछा गया है, देखिए इनकरेक्ट, हाँ बिल्कुल सही बात है, जेड फेलिंग सोल्यूशन से टेस्ट नहीं देगा बिकॉज ये कीटोन है। एक्स इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन,
एक्स आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, ये भी बात सही है। क्यूमीन, जैसे मैंने बोला, ये क्यूमीन को आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बुलाते हैं, सही है। वाई इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, वाई की बात कर रहे हैं, मतलब आप क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास एक्स और ये हमारे पास वाई, तो वाई भी क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है। जेड गिव्स केनिजारो रिएक्शन, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो केनिजारो नहीं होगी, एल्डोल होगी, तो केनिजारो नहीं देता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। और अगर ये ऑप्शन गलत है तो इनकरेक्ट पूछा जाने की वजह से डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है। तो एक अच्छा सवाल था जहां पे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अच्छी टेस्टिंग कर ली गई है, जहां पे आपको एक रिएक्शन दिया गया है एनसीईआरटी से डायरेक्ट, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे अलग अलग सवाल पूछे गए। अगला सवाल देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इट्स अ नेम्ड रिएक्शन, रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन, और ये आपको जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजल डिहाइड में मिलेगा, ठीक है। सो बेसिकली क्या किया गया है यहाँ पे हम लोगों ने पैरा नाइट्रोटोलुइन लिया है, ये हमारे पास हो गया पैरा नाइट्रोटोलुइन। अब इसका रिएक्शन हम लोगों ने CrO2 Cl2 के साथ करवाया है, और मीडियम में हम लोगों ने CS2 या CCl4 यूज किया होगा, तो यहाँ पे इस चीज को नहीं दिया हुआ है, बट मीडियम में CS2 यूज किया जाता है। और यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है क्रोमाइल क्लोराइड गैस, CrO2 Cl2 बड़ी इंपॉर्टेंट गैस है, इसका नाम होता है क्रोमाइल क्लोराइड, ये रेडिश ब्राउन वेपर्स का कलर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन जाता है। अब ये जो इंटरमीडिएट बन जाता है ये सबको ध्यान में रखना है, नीट में बहुत सी बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरमीडिएट क्या है। तो ये इंटरमीडिएट जो रहता है ये आपके पास में आता है कुछ इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। बेसिकली इसको अगर आप शॉर्ट में लिखेंगे, ऑब्वियसली बात है NO2 भी था, तो NO2 पे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, NO2 यहाँ पे रिमूव नहीं होने वाला है, NO2 अपनी पोजीशन चेंज नहीं करने वाला है, जो NO2 पैरा पे था वो अभी भी पैरा पे ही रहेगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर कभी कभार इसको इस तरह से भी लिख दिया जाता है, ठीक है। एंड फाइनली जब हम लोग इसका एसिडिक मीडियम से रिएक्शन करेंगे तो ये दोनों ग्रुप्स हट जाएंगे, दो OH आ जाएंगे, डिहाइड्रेशन होने की वजह से CHO ग्रुप बन जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि इंटरमीडिएट क्या है, जैसे मैंने डिस्कस किया ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रहना चाहिए। तो वी आर सर्चिंग फॉर दिस और दिस इंटरमीडिएट, तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं। ए में NO2 की पोजीशन बदल गई है जो पॉसिबल नहीं है, बी में आप देखेंगे केवल एक ही ऐसा ग्रुप लगाया हुआ है जबकि यहाँ पे दो ग्रुप होने चाहिए, ये भी गलत हो जाता है। सी में आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे, तो सी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। और डी में आप देख रहे हैं यहाँ से NO2 हटा दिया है, वो वापस से पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने डिस्कस किया NO2 को यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, NO2 अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्ब एनायन इंटरमीडिएट्स आर। ठीक है, बेसिकली हम लोग को बेसिक स्ट्रेंथ की बात की गई है। अब जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, तो इस चीज को आप समझिए, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलने का मतलब है अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो sp3 कार्बन सबसे ज्यादा बेसिक होता है, उसके बाद में sp2 एंड लीस्ट बेसिक इज sp। पहला पॉइंट। अगर हम sp3 के अंदर भी देखें तो 3 डिग्री की बेसिसिटी सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और उसके बाद में 1 डिग्री। मतलब ये जनरल ऑर्डर है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे और फटाफट हम लोग आंसर दे सकते हैं। तो आप पहले वाले में देखेंगे यहाँ पे ये sp3 है और ये 3 डिग्री sp3। सेकंड में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये रेजोनेंस कर रहा होगा, रेजोनेंस करने की वजह से ये चार्ज डीलोकलाइज हो गया है, मतलब इसको देने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। एज ए रिजल्ट यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। याद रखें जो लोन पे या जो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है उसको हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग काउंट नहीं कर रहे, इसलिए ये sp3 नहीं sp2 है, तो ये sp2 हो गया। यहां हम देख सकते हैं sp है, दोबारा से इसको देखा जा सकता है ये भी sp3 बना है, और लास्ट ऑफ ऑल ये वापस से sp, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है सबसे ज्यादा बेसिक होने वाला है फर्स्ट बिकॉज ये 3 डिग्री है, फिर उसके बाद में होने वाला है 4
बिकॉज दो sp3 है हमारे पास। उसके बाद में सेकेंड हो जाएगा sp, और इन दोनों sp में अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CN ग्रुप है, जहां पे कार्बन से अटैच्ड है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, उसके द्वारा मुश्किल रहेगा। तो C ट्रिपल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड N में अगर कंपैरिजन किया जाए, C ट्रिपल बॉन्ड C ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू CN बॉन्ड। इसका मतलब हमारा नेक्स्ट वाला आने वाला है 3 और सबसे कम बेसिक आने वाला है 5। ठीक है, हमारा ऑर्डर बन जाएगा। हम लोग चेक कर सकते हैं 1 4 2 3 5, ऑप्शन सी जो रहेगा ये करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपसे पूछा गया है कि इनको बेसिसिटी के ऑर्डर में, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में जमाना है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज किया गया है। सबसे पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन लिख लेता हूं नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन आप देखेंगे sp2 है, यहां नाइट्रोजन आप देखेंगे दोबारा से sp2 है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट मैंने यूज किया है। ये लोन पेयर जो है ये रेजोनेंस कर रहा है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है ये काफी फेमस मॉलिक्यूल है, इसका नाम होता है पायरोल। ठीक है, सो पायरोल जो है इसके अंदर लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए इसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिना है। नाउ दिस इज पाइपिरिडीन, इस मॉलिक्यूल को पाइपिरिडीन बोलते हैं, और ये sp3 है। तो सबसे पहले तो थॉट ये आएगा कि 3 सबसे ज्यादा बेसिक है जो एक्चुअली में है। ठीक है, अब कंपैरिजन है 1 और 2 के बीच में। सो फर्स्ट वाले में अगर आप देखेंगे लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड के ऊपर लोन पेयर आया है, ये लोकलाइज लोन पेयर है, और एक लोकलाइज लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करता है। इसका मतलब ये लोन पेयर देना आसान है, जबकि अगर आप सेकंड में बात करेंगे तो ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, मतलब डी लोकलाइज हो रहा है, मूव कर रहा है, और अगर मूव कर रहा है तो उसको डोनेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाले पे आने वाला है 1 और लीस्ट बेसिक हो जाने वाला है 2। ठीक है, सो ऑप्शंस हम लोग चेक कर सकते हैं 3 1 2, ऑप्शन बी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ वापस से हमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे गए और जीओसी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो पूछा जा रहा है इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट कॉज परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड। बिल्कुल सही बात बोली। देखिए जब आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ाए जाते हैं तो आपको दो कैटेगरीज पढ़ाई जाती है। एक परमानेंट इफेक्ट होता है, उस परमानेंट इफेक्ट के अंदर हमारे पास आता है रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, और एक टेम्पररी इफेक्ट होता है जो रहता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, और अगर यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लिखा होता तो भी स्टेटमेंट सही होता। ये परमानेंट इफेक्ट है और परमानेंट पोलराइजेशन कॉज करते हैं। बिल्कुल सही बोला है, स्टेटमेंट 1 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, these involve electron displacement due to influence of an atom or a substituted group present in the molecule। बिल्कुल ठीक है, ये बोल रहा है एक मॉलिक्यूल के अंदर कोई ग्रुप आने की वजह से ये इफेक्ट लगता है, और बिल्कुल सीधी सी बात है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलते हैं। जब एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर किसी मॉलिक्यूल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो, डिस्प्लेस हो, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो, तो इस इफेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है किसी एटम या ग्रुप के इन्फ्लुएंस की वजह से जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। तो स्टेटमेंट 2 जो है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर गोइंग टू बी करेक्ट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड ऑक्सो एनायन इज। चलिए एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म कुछ ऐसी चीज है जो हम लोग बहुत स्टार्टिंग ऑफ करिकुलम से ही हम लोग फेमिलियर हो जाते हैं। जहां पे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वही हम लोग पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक देखना सीख लेते हैं। पर यहाँ पे दो कंडीशन है, पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए और कलर्ड भी होना चाहिए। आयंस हमारे पास है MnO4-, यहाँ पे मैंगनीज के ऊपर +7 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन D0 है, मतलब ये डायामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक नहीं है। दो ये कलर्ड है, ये पर्पल कलर का होता है, ये सबको पता है। CrO4-2 क्रोमेट आयन की बात की जा रही है। यहाँ पे क्रोमियम पे +6 चार्ज है, ये भी D0 कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है और ये भी डायमैग्नेटिक है। दो ये येलो कलर का होता है। तो मैं आपको कलर भी बताते जा रहा हूं, पर दोनों कंडीशन हमको देखना है, पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड।
MnO4 -2, यहां पे Mn के ऊपर +6 चार्ज है, मतलब यहां पे कॉन्फ़िगरेशन D1 हो गया, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। पैरामैग्नेटिक होने के साथ साथ ये डार्क ग्रीन कलर का होता है, तो कलर भी है और पैरामैग्नेटिक भी है। मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन बनना चाहिए। एक बार डी को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो Cr2O7 -2, डाइक्रोमेट आयन में फिर से Cr पे +6 चार्ज है, मतलब D0 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा। पर अगर कलर की बात करें तो ये ऑरेंज कलर का होता है। तो कलर तो सारे अक्सर एनायन से, पर पैरामैग्नेटिक केवल MnO4 -2 है, जिसको मैंने मैग्नेट आयन बुलाया था। तो ऑप्शन सी जो रहेगा ये करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्लड रेड कलर विथ KSCN। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, पर नीट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये बेसिकली प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो उसके लजाग्ने एक्सट्रैक्ट के अंदर आपको HCl- आयन मिलता है। यहां से हमें HCl- आयन मिलेगा। अब ये HCl- आयन जब Fe+3 के साथ इंटरेक्ट करता है, तो आपके पास में एक कॉम्प्लेक्स बनता है FeHCl होल थ्राइस करके, जो ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं, वाटर इज लिगेंड भी आ सकता है। बेसिकली कलर इज ड्यू टू दिस HCl, सो ब्लड रेड कलर आ जाता है यहाँ पे। बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसके अंदर जो CFSC आती है उसकी वजह से कलर आता है, तो ब्लड रेड कलर आ जाता है। ओवरऑल हम लोग को ये समझना है कि आयरन +3 के साथ HCl जो है वो ब्लड रेड कलर देता है, और ये सवाल नीट में 2 या 3 साल पहले पूछा भी गया है। ठीक है, सो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। Fe+3 जो रहेगा ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। Which group elements in periodic table are named as chalcogens? ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल ही लड्डू क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये आप पीरियोडिसिटी 11th क्लास की स्टार्टिंग में पीरियोडिसिटी में समझ जाते हैं चैल्कोजेंस किसको बोलते हैं। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स को चैल्कोजेंस बोलते हैं, ग्रुप 15 को निकोजेंस बोलते हैं, ग्रुप 17 को हेलोजेंस बोलते हैं। ये सबको बहुत कॉमनली पता है। तो चैल्कोजेंस की बात कर रहे हैं और फॉर्मिंग की बात कर रहे हैं, और ग्रुप 16 के एलिमेंट्स ऑक्सीजन और सल्फर, ज्यादातर ओर्स जो ग्राउंड में रहती है वो ऑक्साइड और सल्फाइड के फॉर्म में रहती है, इसलिए ग्रुप 16 जो रहेगा ऑप्शन सी ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले सवाल में देखते हैं। द कोवेलेंसी एग्जिबिटेड बाय आयोडीन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज। चलिए आयोडीन की बात करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से फिर से एक सिंपल सवाल पूछा गया है। यह मैंने आयोडीन का ग्राउंड स्टेट बनाया है। आयोडीन जो है हेलोजन फैमिली का है, जिसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP5। ठीक है, तो NH2NP5 ये इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को पी सबशेल से रिमूव करके या एक्साइट करके, रादर देन रिमूव, मुझे एक्साइट बोलना चाहिए, तो अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके देखें तो वैलेंसी 3 हो चुकी है। पहले में वैलेंसी 1 है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंसी 3 हो चुकी है। ये इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुआ। और एक और बार ये प्रोसेस अगर हम लोग करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपके पास में आएगा। तो ये एक्साइटेड स्टेट 2 रहेगा, और एक्साइटेड स्टेट 2 में मैं देख सकता हूं टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जो वैलेंसी बनने वाली है यहाँ पे ये बनने वाली है 5। ठीक है, तो कोवेलेंसी एग्जिबिटेड बाय आयोडीन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, आई होप इट्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट में वैलेंसी 5 शो करता है। तो आंसर ए, ऑप्शन ए जो रहेगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल में देखते हैं। फिर से एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया हुआ है। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से क्वेश्चन है। द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज समटाइम्स ऑल्टर्ड बाय रिएक्शन कंडीशंस। हाँ बिल्कुल सही बात बोली। देखिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोल दी है, ये नीट में PYQ भी आया हुआ है। जो सरफेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है वो लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करती है,
और हाई प्रेशर पे जीरो ऑर्डर की तरह बिहेव करती है। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि जब लो प्रेशर रहता है तो सरफेस एरिया भी मैटर करता है, पर जब हाई प्रेशर रहता है तो सरफेस ऑलरेडी कवर हो चुका है, अब ये सरफेस एरिया मैटर नहीं कर रहा है, इसलिए जीरो ऑर्डर बन गया। तो यहां से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि कभी कभी रिएक्शन कंडीशंस के हिसाब से ऑर्डर भी चेंज हो सकता है। सो इट्स अ वेरी गुड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 एक सही स्टेटमेंट बन गया है। स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे। इन कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, P represents steric factor which refers to orientation of colliding molecules। ये भी बात बिल्कुल सही बोली है। जब हम लोग कोलिजन थ्योरी पढ़ते हैं तो हम लोग इसको K इज इक्वल टू P इंटू जेड ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, बेसिकली कोलिजन और अरेनियस थ्योरी को हम लोग मिक्स करके K का इक्वेशन निकालते हैं, जहां पे Z जो रहता है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन रहता है और P जो रहता है ये ओरिएंटेशन फैक्टर बताता है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में आता है A विच इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जो आपको बताता है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स या कोलिजन फ्रीक्वेंसी विद करेक्ट ओरिएंटेशन। तो P जो है वो स्टेरिक फैक्टर को डिनोट करता है, ओरिएंटेशन फैक्टर को डिनोट करता है। स्टेरिक का मतलब ओरिएंटेशन हो गया। तो स्टेटमेंट 2 जो है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए आप देख सकते हैं बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन सी जो रहेगा ये करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इन टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स एट द एंड पॉइंट। ठीक है, बेसिकली क्या कर रहे हैं, देखिए ऑक्सैलिक एसिड लिया हुआ है अपने एक फ्लास्क में, और हम लोगों ने ब्यूरेट में KMnO4 लिया होगा सोल्यूशन। तो यहां पे हम लोगों ने KMnO4 लिया हुआ है। अब सबको पता है KMnO4 जो रहता है वो वायलेट कलर का होता है। ठीक है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर आप गिराते हैं, एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है जहां पे KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट करता है, ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर CO2 बन जाता है और इस तरह से KMnO4 डीकलराइज होकर Mn+2 में चला जाता है। तो पहले आपको इंफॉर्मेशन दे दे, ये रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में होती है। एसिडिक कंडीशन के लिए हम लोग H2SO4 यूज करते हैं और ऑक्सैलिक एसिड एक वीक एसिड है, इसका एंड पॉइंट इतनी आसानी से नहीं आ पाता है, इसलिए आप सोल्यूशन को 60 डिग्री पे प्रीहीट कर लेते हैं, उसके बाद में ये रिएक्शन करते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। ठीक है, तो वो सब हम लोगों ने किया हुआ है। हमारे पास एक ऑक्सैलिक एसिड और साथ में H2SO4 जो प्रीहीटेड है वो मिक्सचर तैयार है, ये कलरलेस है। KMnO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग इसमें डाल रहे हैं। जैसे ही KMnO4 इससे रिएक्ट कर रहा है तो KMnO4 डीकलराइज होकर Mn+2 बन रहा है और ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर CO2 बन रहा है। ये ओवरऑल प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। पर जैसे ही ऑक्सैलिक एसिड खत्म हो जाएगा KMnO4 डीकलराइज होना बंद हो जाएगा और पिंक कलर आना स्टार्ट हो जाएगा और यहां से हमें पता चल जाएगा कि एंड पॉइंट आ चुका है, इसका मतलब ऑक्सैलिक एसिड खत्म हो चुका है। ठीक है, सो जब एंड पॉइंट आएगा तो हमें पिंक कलर, लाइट पिंक कलर दिखना स्टार्ट हो जाएगा स्टार्टिंग में। तो देख सकते हैं ऑप्शंस, फॉर्मेशन ऑफ PPT नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं होता है, रेडॉक्स रिएक्शन है, CO2 बनता है, ऑलमोस्ट कलरलेस सॉल्यूशन चेंजेस टू पिंक कलर, बिल्कुल सही है। कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम पर्पल टू ग्रीन, पर्पल टू ग्रीन बिल्कुल नहीं हो रहा है। पर्पल टू ग्रीन तो तब होगा जब KMnO4 से MnO4-2 बनेगा और वो बेसिक मीडियम, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में पॉसिबल होता है। तो ऑप्शन सी जो रहेगा ये करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ब्रोमीन अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन इन बेसिक मीडियम अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। में डिस्प्रोपोर्शनेशन की बात की गई और ब्रोमीन डेफिनेटली डिस्प्रोपोर्शनेट करता है बेसिक मीडियम में, सारे एलोजेंस करते हैं फ्लोरीन को छोड़ के। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर गोइंग टू डिस्प्रोपोर्शनेट इन बेसिक मीडियम। तो यहाँ पे हमें एक रिएक्शन दी गई है और उसको बैलेंस करना है। देखिए मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, यू नीड नॉट बैलेंस द एंटायर रिएक्शन लाइक दिस। आप यहाँ पे ऑप्शंस है, ऑप्शंस का सपोर्ट लीजिए, आप बेसिक स्ट्रक्चरल बैलेंसिंग कर लीजिए, वहां से आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा। तो इस रिएक्शन को मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। Br2 प्लस Br2 ये हमें दे देता है BrO माइनस एंड Br माइनस। ठीक है, सो बेसिकली मैं इसको दो बार लिख रहा हूं क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि एक Br जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है और दूसरा Br रिड्यूस हुआ है। ठीक है, लेट्स यूज डिफरेंट कलर्स फॉर दैट। तो ये ऑक्सीडेशन वाला पेयर बन जाएगा हमारा।
अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे +1 है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे n फैक्टर जो हो जाएगा आपका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज गोइंग टू बी 2। ठीक है, पर ब्रोमीन चेंज 1 है तो 2 ब्रोमीन के लिए चेंज 2 हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग रिडक्शन वाला पेयर भी ले लेते हैं, तो रिडक्शन वाला पेयर हो गया, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये 0 से -1 गया है, मतलब वापस से आपके पास में इनफेक्टर यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, इनफेक्टर 2 या फिर n की वैल्यू 2 आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे भी चेंज 2 का हुआ है, चेंज 1 का हुआ है और 2 ब्रोमीन है इसलिए 2 के लिए। ठीक है, अब आप सिंपली इसको बैलेंस कर सकते हैं, तो 2 है, इसको अपन कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, हमारा ये सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भाई इसको यहाँ पे मतलब हमारे पास आ जाएगा Br2 + Br2, और अगर इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2BrO-, 2 मैंने मल्टीप्लाई किया है Br2 के एटम्स को बैलेंस करने के लिए, प्लस 2Br-। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास ये कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। तो हमें पूछा गया है कि बेसिकली क्या है, तो हम लोग देख सकते हैं कि A की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, 2 Br2 मिल रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग इसको कंबाइन करके 2 Br2 लिख सकते हैं। हमारे पास C की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, हमारे पास D की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, और बाकी अगर आपको चाहिए तो आप बैलेंस कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला है हम लोग ऑप्शंस का भी सपोर्ट लेंगे ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है जहां पे A, C और D ये तीनों की वैल्यू 2 है, बाकी सब में आप देख सकते हैं वैल्यूज मिसमैच्ड है, इसलिए ऑप्शन डी जो रहेगा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये होता है हमारा FLT2 का डिस्कशन खत्म। सो आई होप ये पेपर आपका अच्छा गया था। पेपर डिफिकल्टी अगर मैं बोलूं मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े लेंदी भी थे, कुछ ट्रिकी भी थे, बट कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर टाइप के थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। ओवरऑल अगर इसको अच्छे से मैनेज किया होता तो स्कोरिंग अच्छे होने के चांसेस थे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।